सो अब ये सेम डेरिवेशन हम करेंगे वेक्टर नोटेशन के साथ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। ओके, सो दिस इज द सर्कुलर मोशन जिसमें मेरा बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। लेट दिस बी द सेंटर, इन दिस केस लेट दिस बी द रेडियस वेक्टर, लेट दिस बी ओ। सो अगर मुझे डिफाइन करना है कि मेरा पार्टिकल एट प्रेजेंट कहाँ पर है, तो मुझे दोनों एक्सिस में डिफाइन करना पड़ेगा, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके बेसिस पर मेरा पार्टिकल कितना मूव कर रहा है, बराबर ना। सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पार्टिकल। वो पार्टिकुलर इस पोजीशन में है, उसको डिफाइन करने के लिए मुझे एक्स और वाई दोनों डिफाइन करना पड़ेगा। सो ये डिस्टेंस जो भी कवर होगा, एक होगा एक्स, दूसरा होगा वाई, इसके बेसिस पर एक्स वाई वाई एक्स दोनों सेम होंगे, सिंस सारे मेरे ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे रेडियस वेक्टर ने भी एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया होगा, लेट दैट बी थीटा। सो बेस्ड ऑन दिस मेरा जो रेडियस वेक्टर होगा r, दैट कैन बी गिवन एज और दैट कैन बी रिटन एज ix प्लस jy। तो ये दोनों कंपोनेंट्स मेरे x और y एक्सिस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा जो रेडियस वेक्टर है इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ दो कंपोनेंट में, सिंस ना ये y एक्सिस में है ना ये x एक्सिस में, ये बीच में कहीं पे, तो मुझे ये अगर ये दोनों में से किसी एक एक्सिस में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस रेडियस वेक्टर को अपने अपने कंपोनेंट में स्प्लिट करना पड़ेगा, एक x में और एक y में। आई होप आपको स्प्लिट करना आता है, एक किसी भी वेक्टर को या फिर किसी भी फोर्स को दो कंपोनेंट में कैसे स्प्लिट करें। आप एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से ये मेरा वेक्टर है f, या फिर एक छोटा सा फोर्स है f, लेट्स से मुझे इसको स्प्लिट करना है दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। लेट्स से दिस इज थीटा। तो याद रखना स्प्लिट करने के लिए रूल क्या है, जो भी पार्ट को या फिर जो भी कंपोनेंट को आप बेस मान के चल रहे हो, या फिर जो आपके लिए हॉरिजॉन्टल है जिसके बीच में हमारा ये एंगल बन रहा है इसके और इसके बीच में, तो ये मेरा बेस हो गया। बेस को हमेशा हम लेते हैं कॉस थीटा, दिस विल बी एफ कॉस थीटा। और जो दूसरा रह गया यानी बेस से जो परपेंडिकुलर होगा उसको हमेशा लेंगे हम साइन थीटा। सिंपल इनफ। एक एग्जांपल लेते आपको और क्लियर होगा। लेट से मेरा एक फोर्स इस डायरेक्शन में और मुझे उसको रिजॉल्व करना है ऐसे, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो लेट दिस बी इक्वल टू टी, ऐसे ही रैंडम नाम दे दिया मैंने। तो टी को मुझे रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, वन इज हॉरिजॉन्टल सेकंड इज वर्टिकल, द थीटा इज बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द टी। सो इस केस में ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी टी cos थीटा, दैट इज t cos 30, और ये वाला होगा t sin थीटा, दैट इज इस केस के लिए थीटा मेरा 30। आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। अगर मैं थीटा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने ये थीटा लिया होता, अगर ये 30 डिग्री है, पूरा मेरा होगा 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस वन विल बी 60 डिग्री। अगर मैं 60 के फॉर्म में लेता हूँ, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ, तो मेरा बेस चेंज हो गया ना, ये मेरा बेस है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, t बेस के लिए हम लेते हैं कॉस, और इस केस में मेरा थीटा है 60, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t cos 60। सेम बेसिस पे ये वाले को मैं ले सकता हूँ, ये बेस से जो परपेंडिकुलर है t sin 60। देखो दो अलग अलग नाम दे सकता हूँ मैं एक ही कॉम्पोनेंट को, डिपेंडिंग ऑन दोनों में से कौन सा थीटा आप सिलेक्ट कर रहे हो, और दोनों का वैल्यू आपको सेम मिलेगा। आप चाहिए तो चेक कर सकते हो, sin 30 का जितना वैल्यू उतना ही cos 60 का वैल्यू है, cos 30 का जितना वैल्यू उतना ही sin 60 का वैल्यू है, ठीक है। सो आपके ऊपर कौन सा थीटा सिलेक्ट करना है। इस केस के लिए हम ये वाला थीटा सिलेक्ट कर लें। सो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे फिर, इस केस के लिए नीचे वाला मेरा जो कंपोनेंट है वो बेस हो जाएगा और ऊपर वाला उससे परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इस केस के लिए हमारा रेडियस वेक्टर है r, इसको हमने दो कंपोनेंट में स्प्लिट किया, तो जो x के साथ जो कंपोनेंट होगा दैट इज यहाँ पर x वाला कंपोनेंट, सिंस ये मेरा बेस है, सो दिस विल बी r cos थीटा क्योंकि वो बेस है, और दूसरा जो परपेंडिकुलर है y वाला, इसको हम लिखते हैं r sin थीटा। अब तक जैसे देखा था उसी मैनर में। सो मैंने r यहाँ पे इस बेसिस पर लिख लिया है। अब सिंस वी नो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन, क्या चेंज होगा, कुछ तो चेंज होना पड़ेगा ना वेलोसिटी के लिए। लेट से मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है,
ठीक है, अपॉन टाइम, इसी को वेलोसिटी बोलेंगे। बट अगर मेरा वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि अगर इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकेंड, कि यहाँ से यहाँ पे ऊपर गया तो भी इसका वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, बट मेरा डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना कहीं, पहले इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा था, यहाँ पे उसका डायरेक्शन अलग होगा, यहाँ पे डायरेक्शन अलग होगा। सो उसी मैनर में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट इस केस में जो रेडियस वेक्टर है, ठीक है, रेडियस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है क्योंकि वो वेक्टर है। अब अगर यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जो कि चेंज होने का चांस आता ही नहीं क्योंकि थ्रू आउट द साइकिल उसका रेडियस तो सेम ही रहने वाला है, बराबर ना। और क्या चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो जब भी डायरेक्शन चेंज होगा, देखो जब भी ये पोजीशन चेंज करेगा उसी की वजह से मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता है, बट जब इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो उसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि मेरा वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा, पर डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, r अपॉन t। क्यों ऐसा, अच्छा इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं हमको, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी मेरा r चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में भी, तो भी मैं बोलूँगा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंज इन क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज होती है तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया है। इस केस में मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन किसका चेंज हो रहा है, रेडियस वेक्टर का। तो इसके बेसिस पर मैं ये लिख सकता हूँ कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। सिंपल। अब एक चीज हमको पहले से पता है कि रेडियस वेक्टर की वैल्यू हमको पहले से पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली। सो अगर इसको हम इसमें पुट करें सो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट इज, वेलोसिटी क्या होता है मेरा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर ना। डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज एन वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा उसके मैग्नीट्यूड पे और उसके डायरेक्शन पे, राइट। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया मैं क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, बराबर। बट लेट्स से अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी तो ये चेंज होगा ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस केस में मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन यानी क्या, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू dr/dt. Since the direction of radius vector is changing, I will say velocity is changing. That is dr/dt को मैं velocity लिख सकता हूँ d(θ/dt) की जगह पे। ओके, सो वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ रेडियस वेक्टर, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो रेडियस वेक्टर मेरा कितना होगा, रेडियस वेक्टर मेरा होगा i r cos थीटा प्लस j r sin theta. So all I need to do is differentiate this ones. So before we differentiate, अगर हम यहाँ पे देखें मेरा जो थीटा है, क्या मैं बोल सकता हूँ जब उसने अपना पोजीशन चेंज किया, लेट से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ए भी कोई भी रैंडम नाम देते हैं उसको, चलो ए और बी देते हैं, तो उसका जो लीनियर एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा इन टाइम टी, विद दिस वेलोसिटी इन टाइम टी, जब ये यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा तब मुझे थीटा मिलेगा, बराबर ना। सो कैन आई से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, जिस भी स्पीड से वो जा रहा है और जितने भी टाइम तक वो जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना थीटा कितना है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है और टाइम मैंने बढ़ा दिया, लेट से यहाँ से यहाँ तक मैंने उसको ज़्यादा दिया, तो थीटा भी चेंज होगा। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और इसी को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू d/dt i r cos ओमेगा टी प्लस JR साइन ओमेगा टी। सो अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। सो हमने क्या निकाला, वेलोसिटी, इसको ऊपर लिखते हैं हम, वेलोसिटी इज इक्वल टू d/dt ऑफ दिस। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, आई होप आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक्स, डेरिवेटिव्स का बेसिक्स आता है। सो आई आर कॉस ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, जिस केस में थीटा ओमेगा टी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो मुझे क्या मिलेगा, आई आर
कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, बराबर ना। सो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, प्लस इसके अंदर का जो थीटा है मुझे इसको भी अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिलेगा सिर्फ ओमेगा, सिंस आई एम डिफ्रेंशिएटिंग विथ टी, यहाँ पे टी मेरा 1 हो जाएगा और सिर्फ ओमेगा बचेगा। ये मैंने सिर्फ ये पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया, और अगर दूसरे पार्ट को भी डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे मिलेगा जे आर साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और साथ में अंदर जो थीटा है उसको वापस डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे मिलेगा ओमेगा, क्योंकि अंदर का वो T1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अगर इसको मैं एक साथ लिखूँ तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी डिफ्रेंशिएट कर लेने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिलेगा माइनस आई आर। अब ये ओमेगा आगे ले लेते हैं, आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज वेलोसिटी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो वेलोसिटी मुझे पता है इतना होता है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, हम यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। वी नो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डी वी बाई डी टी, राइट। बट वी का वैल्यू तो हमको पहले से पता है, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाले। सो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा मेरा माइनस आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो अगर हम वेलोसिटी को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, करते एक और बार डिफ्रेंशिएट। सो एक्सेलरेशन विल बी, तो इसको अगर हम पहली बार डिफ्रेंशिएट करें आई आर ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। सो आई आर ओमेगा माइनस साइन साथ में रखा है मैंने अभी भी, दिस विल बी कॉस ओमेगा टी, राइट। अभी इसके अंदर का जो थीटा है उसको वापस मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा। सो ये मुझे मिलेगा वापस ओमेगा, पहले जैसे मिला था, टी मेरा 1 हो जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं आगे। सेकेंड पार्ट को डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे मिलेगा जे आर ओमेगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब कॉस का जब साइन करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, एंड बाहर वापस मुझे ओमेगा मिलेगा। सो चीज़ें अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो मुझे एक्सेलरेशन कुछ ऐसा मिलेगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, दोनों साइड ओमेगा हम अंदर ले लेते हैं दोनों कंपोनेंट्स के साथ, तो मुझे मिलेगा माइनस आई आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ओमेगा अंदर ले लिया मैंने, और यहाँ पर जे आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, दिस इज़ माय एक्सेलरेशन। तो इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। अगर ये ब्रैकेट को हम ओपन कर दें तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं ना, ओमेगा अंदर ले लिया हमने। सो इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन टर्म्स क्या मिलेंगे मुझे दोनों साइड, यहाँ पे मुझे आर और ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ आर को वहीं रखता हूँ। मैं अभी समझेगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, हम सिर्फ ओमेगा को बाहर लेते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन में मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन और ओमेगा मैंने दोनों से बाहर ले लिए, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा अंदर आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी, बराबर ना। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये पूरा टर्म देखा हुआ लगेगा, ये हमारा रेडियस वेक्टर है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अगर मैं इसको रेडियस वेक्टर से रिप्लेस करूँ तो मुझे फाइनल मेरा लीनियर एक्सेलरेशन, जिसके लिए हम पूरा डिराइव कर रहे थे, वो मिलेगा वो मुझे मिलेगा लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सो वेक्टर डिनोशन में आपको ये ऐसा मिलेगा, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वेयर आर इज रेडियस वेक्टर, ए इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब देखोगे तो यहाँ पे आपको माइनस साइन मिलेगा,
ये माइनस साइन का रीज़न क्या है, नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन अलग अलग है। सो मेरा पार्टिकल जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है उसका और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन है।